हेलो स्टूडेंट्स, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस करेंगे और उसमें भी हम जो है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ कराएंगे और फिर हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो मेनली हमें दो चीज़ें करनी है आज के इस वीडियो सेशन में। पहला है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ में हम अपने आप को रियल वैल्यूड फंक्शंस तक ही कन्फाइंड रखेंगे, मतलब हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के ही ग्राफ बनाएंगे और उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। और फिर दूसरा जो है हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा किसी के ऑपरेशंस को, जैसे आप दो फंक्शंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके लिए होता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन क्लास 11th के लिए है और ये टर्म 1 के लिए है। टर्म 1 में हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस पूछे जाएंगे तो उससे रिलेटेड है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस का। तो हमारे पास ग्राफ के लिए सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे उसको पहले देखना होगा कि वो किस तरह का फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शंस तो मैंने बता दिया, पर रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रियल वैल्यूड फंक्शंस वो होते हैं जिसका कि आउटकम जो है रियल नंबर्स आता है, मतलब जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो हम जो है उन्हीं फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे। तो एक बात तो तय हो गई कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सिस होगा, तो हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस डोमेन के लिए यूज करेंगे हम, और वाई एक्सिस जो है हम रेंज के लिए यूज करेंगे, और फिर हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करके उसको ज्वाइन करा करके जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसके लिए fx इज इक्वल टू एक्स, मतलब fx इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f(r) to r और इसमें आप क्या रखते हैं कि जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब ये हुआ कि आप जो भी इसमें वैल्यू डालेंगे x की जगह पे, जो भी वैल्यू x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कराएंगे वही आपको एज एन आउटकम मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो f1 जो है हमारा 1 होगा, जबकि f2 हमारा 2 होगा, f3 हमारा 3 होगा, एंड सो ऑन। मतलब वाट एवर वी गिव वी गेट इट बैक एज इट इज विदाउट एनी चेंज। मतलब हमें जो भी हम लिखते हैं, देते हैं x की वैल्यू, वो हमें एज इट इज वापस मिल जाता है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये जो है ग्राफ बनाना है इसका। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम पहले एक ग्राफ के लिए वो एक्सिस का एक प्रोफार्मा बना लेते हैं। मान रखिए कि हमने एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स एक्सिस ये होगा, इधर एक्स डैश से डिनोट कराते हैं, ये वाई होता है और ये वाई डैश से डिनोट कराते हैं, और दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन होता है उसको हम ओरिजिन लिख देते हैं।
इस पर हम नंबर्स मार्क कर देते हैं। तो ये जो है कार्टेशियन प्लेन हो गया, जिसको कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मिलके हमें कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बनता है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, तो उतना ज्यादा डिटेल नहीं, हमें मतलब पता है 10th क्लास में भी हमने ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, बेसिकली जो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी x की वैल्यू हम डाल रहे हैं वही हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो इसका ग्राफ जब हम बनाने लगेंगे तो हमें जो है इसका ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह का, कि यहाँ पर जैसे अगर 0 लिया तो y भी 0 आ गया। यहाँ पर अगर ये 1 मार्क किया हुआ है, इधर भी 1 किया हुआ है, तो 1 1 विल लाई हेयर। इसी तरह से 2 2 विल लाई हेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। एंड माइनस साइड भी सिमिलर सी चीजें हो रही होंगी। ये -1 है, इधर भी -1 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है दोनों का, तो इस तरह से ये जो है आप fx इज इक्वल टू एक्स का, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो आज का दूसरा फंक्शन है जिसका कि ग्राफ हमें देखना है, पहला हमने आइडेंटिटी फंक्शन का देख लिया, दूसरा जो ग्राफ है वो हमें कांस्टेंट फंक्शन का देखना है। सेकेंड फंक्शन जिसका कि ग्राफ हमें देखना है वो है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है क्या। तो कांस्टेंट फंक्शन यहां पर अगर हम इसको डिफाइन कराएं तो f(r)(r) होगा और डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान रखिए कि k है, और k यहाँ पर कोई भी स्केलर है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अभी चूंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो k है वो स्केलर यानी कि कोई भी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रियल नंबर ही हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रियल नंबर है, क्योंकि वैल्यू हमें रियल चाहिए, तो इसलिए ये k जो है रियल नंबर है। अब fx इज इक्वल टू k का ग्राफ जब हम बनाने लगेंगे तो सिमिलर सी बातें होंगी। इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन पूरा रियल नंबर है, जबकि रेंज जो है वो k है। k वो जो भी कांस्टेंट वाला टर्म होगा। तो यहाँ पर जब ग्राफ बनाने लगेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो fx इज इक्वल टू k का जब ग्राफ बनाएंगे तो इट विल गो लाइक व्हाट, इट विल गो लाइक कि ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। और यही हो गया, यहाँ पर क्या होगा कि ये 0, k से पास हो रहा होगा। तो ये जो लाइन है ये 0, k से पास हो रही होगी। तो ये ग्राफ जो है हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हम एग्जैक्टली इसी तरह से बनाते हैं। अब इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दी हुई है तो उसके हिसाब से फिर हमारा चेंजेज आ जाएगा। मान रखिए कि हमने एज एन एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू -2 ले लिया, तो -2 कहां पर होगा? देखिए ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास ये 2 से इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये इस ग्राफ पे हम y इज इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू -2 हमारा है ये, तो -2 का ग्राफ है, जबकि ये y इज इक्वल टू k का ग्राफ है। ठीक है, अब k हमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपने अभी देखा कि नेगेटिव के लिए वो
नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि पॉजिटिव के लिए वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आ गया। हमने दो फंक्शंस के ग्राफ देख लिए, एक आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देख लिया और एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लिया। जो तीसरा फंक्शन हमें देखना है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पहले हम उसको देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास पॉलिनोमियल तो पता ही है हमें कि क्या होता है। तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन का जब ग्राफ हम बनाना चाहेंगे तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। यहां पर मान रखिए कि f R है, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज जो है रियल नंबर्स ही है। और यहां पर जो है fx इज इक्वल टू कोई भी इस तरह के फॉर्म का हो सकता है। इस तरह से ये चलता जाएगा an x पावर n। तो अगर आप देखें तो इस तरह का कोई भी अगर फंक्शन आपको मिलता है तो आप उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर x पावर n है, हमने ये सपोज किया है कि x पावर n जो है ग्रेटेस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो ये जो है इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल फंक्शन की जगह कोई और फंक्शन बन सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, तो आपको यहाँ पर एक चीज ये है कि जब भी आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो डिग्रीज होती हैं हमारे पास, वो कभी भी होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो सिर्फ होल नंबर ही होगा, किसी भी कंडीशन में वो फ्रैक्शनल नहीं होगा, नेगेटिव पावर नहीं होगा। अगर ये जैसे यहाँ पर जो डिग्रीज हैं वो होल नंबर के अलावा कोई आ रहा है तो वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। अगर एज फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं जो कह रहा हूं उसका ये मतलब है कि मान रखिए कि हमने एक gx फंक्शन बनाया, इसमें हमने रखा x पावर 2/3 प्लस 1। अब अगर हम देखें तो क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आता है। ठीक है, अब आपको ये देख के अंदाजा लग गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत ही वास्ट है, किसी भी तरह का हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शन लीनियर भी हो सकता है। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है, जो अपीयरिंग इन दैट पॉलिनोमियल है वो 1 है, तो वो लीनियर होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी हम कांस्टेंट फंक्शन को भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कर देते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक होता है। और फिर अलग अलग डिग्रीज वाले भी बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी अलग अलग हो जाते हैं, तो हम फिर मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इसके आगे भी डिफाइन करते हैं। तो वो पॉलिनोमियल्स को हमने डिफाइन किया हुआ था 9th क्लास में, पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन है वहां पर, तो आपको 9th क्लास के से ही पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये पता है। तो अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज नॉट कि एक ही तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे कांस्टेंट का या आइडेंटिटी फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया तो इट विल बी लाइक सेम थिंग ना, कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ देगा, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम दो प्रोमिनेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ अभी देखेंगे। तो पहला जो हम फंक्शन लेने वाले हैं वो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। अब fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाएं तो हम जब भी कोई ग्राफ बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, fx को y से रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो ये जो है किस तरह का ग्राफ बनेगा, ये जो है पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ये तो मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे बोल देता हूं।
आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह का ग्राफ बनेगा? तो हम यहाँ पर वैल्यू की टेबल बना सकते हैं। वैल्यू की टेबल जैसे हम 10th क्लास में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, तो वी डू एग्जैक्टली इन दैट मैनर। तो यहाँ पर जैसे अगर हम इस तरह से डिफाइन कराएं कि ये x है, ये y है, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो x स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 स्क्वायर भी तो 0 ही हो गया। 1 अगर डालेंगे तो इट विल गिव अस 1, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है। -1 जब डालेंगे तो भी 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा। और क्या होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तब तो 3 वैल्यूज काफी होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी नॉन लीनियर ग्राफ बनाना है, कोई फंक्शन है ऐसा जिसमें कि जो कि नॉन लीनियर है, तो उसके लिए आपको 6-7 वैल्यूज भी कम ही पड़ती हैं। तो हम जो है और वैल्यूज यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और 4 वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर -2 लेंगे तो भी ये 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, यहाँ -3 लेंगे तो भी 9 आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो अगर हम और क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे तो अगर हम 2.5 लेंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाता है 6.25, तो ये इस तरह से आएगा। अब हमारा काम है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इन सब वैल्यूज को अकोमोडेट कराना होगा, ठीक है। तो हमें जो है ग्राफ इसमें मेनली इस तरह से अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके बनाएं तो हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 मतलब जो ग्राफ है हमारा वो 0 0 से पास कर रही है। उसके बाद ये 1 1 है, तो 1 1 यहाँ पर अगर मान रखिए हमने मार्क कर दिया। फिर क्या है, -1 है तो भी 1 है, ठीक है। 2 है तो 4 है, तो 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरह से 3 है तो 9 है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 2.5 वाला देखें तो ये 6.25 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी अगर हम बढ़ते जाएं तो हमें जो है इसके सीधे में ही ग्राफ मिलता जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है? नेक्स्ट काम है कि हम जो है इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक परफेक्ट ग्राफ आपको मिलेगा। तो ये बेसिक जो है ये शेप ये आ गया किसका, ये आया y = x² के ग्राफ के लिए, ठीक है। तो वो कैसे हम करते हैं, वैल्यूज लगाकर करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये 0 0 है, ये 1 है तो ये 1 है, ठीक है। ये 2 है तो ये 4 है, ये 2.5 है तो ये जो है 6.25 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 9 हमने लिया हुआ है, इधर 3 लेंगे और ये 9 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमारे पास फिर हम पॉइंट्स अगर मार्क करना चाहते हैं तो ये 1 1 पॉइंट हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 2 4 हो गया, ये 2.5 और 6.25 हो गया, जबकि ये 3 और 9 हो गया। इस तरह से आप इन पे पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं। -1 है तो ये 1 आया है, -2 है तो ये 4 आया है, -3 है तो ये 9 आया है। आप इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं fx = x² का, y = x² का। एक्चुअली जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो fx है उसको सीधा सीधा y लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी में पॉलिनोमियल फंक्शन में ही एक और पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और उसका फिर ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसा बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा एफ आर टू आर ये वैसे ही डिफाइन रहेगा। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है। यहाँ पर जब आप टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि स्क्वायर में तो हमें नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव मिलता है, पर जो क्यूब है तो उसमें नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो x है, y है, यहाँ पर जब 0 लेंगे तो इट विल बी 0, 1 लेंगे तो 1, -1 लेंगे तो -1, 2 लेंगे तो 8, -2 लेंगे तो -8। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो इट विल बी 27। तो हालांकि हम ये वैल्यू यूज नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आपको फिर ग्राफ में 27 नंबर तक जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे नंबर्स लें जिनको कि आप अकोमोडेट करा सकें, जिनको कि आप अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा सकें। तो ये हमेशा आप ध्यान रखते हैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कि आप x और y की वैल्यू चाहे मर्जी जो ले लें, लेकिन ऐसी वैल्यूज लें जो कि आप उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करा सके। ठीक है, तो हम जो है लास्ट कॉलम यूज नहीं करेंगे, तो हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो जिस तरह से अभी पैराबोला में ये ऐसे हुआ था, इसी तरह से ये जो है आधे हाफ में इस तरह का हो जाएगा। तो बेसिक शेप जो है ग्राफ का इस तरह का आएगा। इसमें ये 0 0 से मतलब ओरिजिन से पास कर रहा होगा, फिर 1 1 से पास कर रहा होगा, यहाँ पर 1 1 होगा कहीं पर ये। ठीक है, उसके बाद ये -1 और -1 से भी पास कर रहा होगा। तो और 2 8 है, तो यहाँ पर 2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो ये जो है 8 इस तरह से। तो हम जो है यहाँ पर -2 लेंगे तो ये -8 इधर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -8 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ग्राफ बनता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ जब बना रहे होते हैं तो हमें थोड़ा उसमें इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अभी हमने देखा कि स्क्वायर जब मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो उसमें क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही सारा ग्राफ बन गया, जबकि हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए हमें जो ग्राफ मिला है वो कुछ इस तरह का है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपका ग्राफ जो है इस तरह का बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो इसी तरह से अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगला फंक्शन जो हम लेंगे वो है रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन में क्या होता है पहले हम वो देख लेंगे और उसके बाद फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। अब रैशनल फंक्शन भी उसी तरह से वास्ट है जिस तरह से हमारे पास ये जो अभी हमने पॉलिनोमियल फंक्शन किया उसी तरह से वो भी है। ठीक है, रैशनल फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, रैशनल फंक्शन में कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहां पर यू एक्स हो जाएगा और अपॉन में वी एक्स हो जाएगा। यहां पर हमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि वी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो हमारा फिर डोमेन सेट में से हमें हटाना पड़ता है। तो ये चीज है, ये रैशनल फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रैशनल फंक्शंस भी बहुत सारे हो जाएंगे अगर हम अलग अलग लें। एग्जांपल जैसे जी एक्स ले कि x है बाय x प्लस 1,
तो ये एक फंक्शन बन गया हमारे लिए। अब इसमें माइन्यूट चेंज करके आप दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, जैसे x के साथ आप स्क्वायर डाल दीजिए तो x स्क्वायर बाय x प्लस 1 एक अलग फंक्शन बन गया। पावर चेंज करते जाइए तो अलग बन जाएगा, कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो अलग बन जाएगा, कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो अलग बन जाएगा, क्योंकि ये ux और vx पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर वास्ट हैं तो वो जो है इस रैशनल फंक्शन को भी वास्ट बना देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी जिस तरह से हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस में दो फंक्शंस लेके ग्राफ बनाया था, अभी इसमें हम रैशनल फंक्शन में एक फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर fx इज इक्वल टू मान रखिए कि हमने लिया 1/x, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर r टू r तो करेंगे, पर यहाँ पर ये जो है 0 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो यू विल नोटिस कि जैसे जैसे हम 0 के करीब जाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो इंफिनिटी की तरफ चलता जाएगा, और जब हम x में बड़ी वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो वो जो है 0 की तरफ जाता जाएगा। कैसे? क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो 1 को हम डिवाइड करा रहे हैं, तो वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो हमें आंसर 0 के करीब आता जाएगा। माइनस में भी वही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए कि x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो हमें आउटकम माइनस में आएगा, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो इन सब थॉट के साथ तो हमें पता चलेगा कि ग्राफ इसका कुछ इस तरह का होगा। इट विल सीम कि ये जो है x एक्सिस को या y एक्सिस को टच कर रहा है, आगे चल के टच कर देगा, बट इन फैक्ट इट विल नेवर बी, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है वो x एक्सिस या y एक्सिस को टच कर ले। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर 0 होगा, x का जो 0 होता है वो यहाँ पर है, तो वो होगा नहीं, और 0 पे ये नॉट डिफाइंड है, तो मतलब ये कभी टच नहीं कर रहा है। नॉट डिफाइंड कोई रियल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है fx इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाते हैं, जो कि हमारा रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कौन कौन सा देख लिया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देख लिया, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लिया। फिर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, दो स्पेसिफिक पॉलिनोमियल फंक्शंस लिए और उनके ग्राफ्स बना करके हमने देखे। फिर हम जो है रैशनल फंक्शन पे आए, रैशनल फंक्शन का ग्राफ देखा, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट जो वो है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, पहले हम मॉड्यूलस फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, पहले हम उसको देखेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास जिसमें कि अगर कोई वैल्यू आपने पॉजिटिव डाला तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, या यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा वो लग के निकल जाएगा, और अगर माइनस डाला आपने तो भी वो पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। मतलब इसको समझने के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं कि f1 जो है आपका यहाँ पर mod 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और f-1 है अगर, तो यहाँ पर मॉड अगर लगाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हम इसको मैग्नीट्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं, और
या फिर इसको दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देता है, तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो हमेशा वी शेप्ड ग्राफ आता है। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में जब हम ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें जो है यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव साइड ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ इस तरह से बनाना चाहें तो ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको रीडिफाइन करेंगे। एफ एक्स ये x के बराबर हो जाएगा अगर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखें तो पॉजिटिव साइड में ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इस तरह का ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव साइड में भी इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ बन गया, जबकि ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए ग्राफ बन गया। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा हमारे पास इसी तरह का बनेगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ चेंजेस करके हम अलग अलग तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही रहता है, वी शेप्ड रहता है। माइनस अगर यहाँ पर सामने में आ जाएगा तो ग्राफ जो है उल्टा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर जो मिरर इमेज बन रहा होगा उस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो है कैसे होता है, उससे पहले हम सिग्नम फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है। तो सिग्नम फंक्शन जो है इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर 1 होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 होता है इफ x इज इक्वल टू 0, और -1 होता है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिग्नम फंक्शन में जो डोमेन होगा, ऐसे तो हम इसको f(r)(r) ही लिखेंगे, लेकिन जब आप डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, जबकि रेंज जो होगा वो क्या होगा, रेंज इसका जब आप लिखेंगे तो रेंज विल बी अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसमें आएगा -1, 0 और 1, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन है हमारे पास। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ये जैसे हमने बनाया। अब जो है ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो है हमें ग्राफ बनाना है, तो हम जो है यहाँ पर जब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये पॉइंट भी हमारे पास आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये खाली हॉलो, ये वाला आपका डार्क रहेगा, ताकि ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये इधर को ग्राफ बनेगा, इस तरह से एरो लगा देंगे, ये 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल, और ये इधर को ग्राफ, ठीक है, और इधर -1। तो यही है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बहुत ही आसान है। अब हम आज का जो लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन है और उसका ग्राफ देखते हैं, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम इंटीजर वैल्यू देते हैं तो वो जो है हमें एज इट इज बाहर आ जाता है, और अगर हमारे पास इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो हमारे पास जो आंसर आता है
वो आता है एक इंटीजर जो कि उससे कम हो। अभी हम समझते हैं क्या हुआ इसका मतलब। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास इसको पहले डिनोट कैसे कराएंगे, यहां देखिए एफ आर टू आर ही होगा। एक्चुअली आर टू आर भी नहीं, ये जेड हम ले सकते हैं क्योंकि हमें इंटीजर आता है, ठीक है। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेड होता है। अब इसमें अगर आपको जैसे बताया गया कि 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसका कि आउटकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1.2 लेते हैं तो यहां पर 1.2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 1.2 से जो छोटा इंटीजर है वो हमें यहां पर आंसर की तरह आया। अब अगर हम 1.999 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1.999 इस तरह से, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। पर हम जैसे ही 2 पहुंचेंगे तो ये 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़े नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर ये -1, तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, ठीक है। जबकि अगर हम -1.2 लेंगे तो -1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, वो होता है -2। इट विल कम देयर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि हम अगर 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेंगे तो हमें आउटकम 0 आएगा। 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू लेंगे तो आउटकम 1 आएगा। जैसे ही 2 पहुंचेंगे और 2 से ज्यादा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। कब तक, जो 3 तक हम पहुंचेंगे तक। 3 नहीं लेना है, 3 से जस्ट कम तक में वो हमारा वही सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से डिफाइन कराएं कि जैसे अगर हमारे पास यहां पर आ जाएगा -2, कब, जब x जो है -2 से बड़ा हो लेकिन -2 के बराबर और -1 से छोटा, ठीक है। फिर यहां पर -1 आ जाएगा जब ये -1 और x लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 0, अगर ये हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 है। फिर 1, अगर ये 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 है, ठीक है। और 2 इसी तरह से ये चलता रहेगा। यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है, तब आप ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली ग्राफ इसका कैसे बन रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम फिर यहाँ पर वही जो सेटअप है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस वो बनाते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये 0 है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें जो है जब 0 से 1 के बीच में हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो हमें y की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा पाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम 1 पे पहुंचे तो ये 1 और उससे कहां तक, 2 तक। फिर जब हम 2 पे पहुंचे इस तरह का, फिर 3 पे पहुंचे तो हमारा यहां पर, और माइनस के साथ भी वही होगा कि हमारे पास यहां पर ये होगा, ये -1 के लिए हो गया, ये -2, तो यहां पर जो है इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं और इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है। रेंज हमारा
कोई भी इंटीजर होगा, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और ग्राफ इसका इस तरह से बनाया जाता है। तो हमने आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाना और उसके ग्राफ कैसे बन सकते हैं वो हमने देखा। अब हम जो है आज का दूसरा जो हमें पार्ट करना था वो करते हैं, वो है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में माइन्यूट डिफरेंस है। रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका कि डोमेन भी आप रियल नंबर का सबसेट लेते हैं, और जो आपको आ रहा होता है आउटकम, जो वैल्यू आ रही होती है, वो भी आप रियल नंबर आपको मिल रहा होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन में रियल वैल्यू होना चाहिए, आना चाहिए, या कहिए कि जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। जब डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए तो वो रियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस अगर हम देखें, अलजेब्रा में हमें क्या करना पड़ेगा? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला है एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब दो फंक्शंस को, रियल फंक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे? तो मान रखो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स कराते हो, जिसको कि हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इनमें हमें कुछ करना नहीं है खास, जो सीधा सीधा ऐड करा देना है। मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x माइनस 1, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर है, फिर 2x लिख देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना तो आपको आसानी से आता है। ठीक है, यहां पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा जो है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? तो जिस तरह से एडिशन किया उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम दो फंक्शंस एज एन एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मान रखिए कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, जबकि जी एक्स जो है आपका वो है माइनस 3x प्लस 10, और आपको f माइनस जी ऑफ x निकालना है। तो आप 3x स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस x आ जाएगा। 7 माइनस 10 तो माइनस 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है इसका थर्ड ऑपरेशन हम देखते हैं। थर्ड अलजेब्रा का जो है वो है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे, क्या करना है? तो यहां पर भी हम दो फंक्शंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान रखिए दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ है। आपको f इंटू जी ऑफ x निकालना है, तो आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 कराएंगे। फिर आप जैसे लिटरली ओपन करते हैं उसी तरह से कराएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 2x विल गिव अस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एंड दैट्स इट। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो फोर्थ ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन आता है, वो है डिवीजन। तो हम दो फंक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो फोर्थ ऑपरेशन जो है हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन में डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या हमें देखना है कि जैसे दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स ले लो
x माइनस 1। तो हम जो है यहाँ पर f बाय g ऑफ x डिवीजन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे, और ये जो होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर हमें जब भी डिवीजन का केस हो तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा? जब x की वैल्यू 1 नहीं होगी। मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो वो जो है क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा और एज अ रिजल्ट वो रियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में हम इसी तरह से निकालते हैं। 4 ऑपरेशंस हमने देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया और डिवीजन देख लिया। तो आई होप कि आपको आज जो भी चीजें डिस्कस हुई वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने टाइप्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखा, इनके अलावे भी फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने क्या नहीं देखा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखा, उसका ग्राफ नहीं देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, वो नहीं देखा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फंक्शन जो कि हमने नहीं देखा। लेकिन जो सभी फंक्शंस हमने देखे वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बिसाइड्स दोज फंक्शंस। और आई होप कि वो सभी फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डोमेन, रेंज सब समझ में आ गए होंगे, और उनका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों में से किसी ने अगर MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए, सो दैट आपको MNC एजुकेशन के अपलोडेड वीडियोस की जानकारी एट दैट मोमेंट ही मिल जाए जब आपको वो वीडियो MNC एजुकेशन द्वारा अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जामिनेशंस की।